वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था उसके एलिमेंट्स को थोड़ा डिटेल में, जैसे ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, इन सब चीज़ों को अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिकॉज वहाँ पे हमने एक ओवरव्यू लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या, बट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर भी है, उस ऑफर को लेकर डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली जो चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ इनके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स भी हैं, यानी इनकी डिटेल्ड स्टडी जो है वो हम डिस्कस करेंगे इनके खुद के चैप्टर्स में। बट आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो एलिमेंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स। जैसे खाना बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं पहले, तो ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले इन चीज़ों को इंश्योर कर लेना। एक और चीज़ मैं बता दूं, इस चीज की डिस्कशन सेक्शन 10 में की गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 10 आपको बताता है कि किन किन चीजों की जरूरत है, बट इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेक्शन 10 में क्लियरली बता तो नहीं रखी हैं, बट ये चीजें हमें यहाँ पे होनी चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो वो क्या चीजें हैं इस पे आपका ज्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम सब पढ़ेंगे। बट याद रखना ये असेंशियल्स कहाँ कवर्ड हैं, ये सेक्शन 10 में कवर्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो सेक्शन 10 में नहीं है। डजंट मीन कि अगर वो नहीं होंगे तो चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उनकी जरूरत भी होगी। ठीक है, तो पहला ऐसा इंग्रेडिएंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आता है वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑब्वियसली स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से होगी। देखो जैसे मैंने बताया, कोई एक चीज है जो सेक्शन 10 में कवर्ड नहीं है, तो पहली चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफरर एक ऑफरी, यानी एक ऑफर देगा किसको, दूसरे बंदे को। अब इन चीजों पे डिस्कशन करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि सेक्शन 10 में कि दो पार्टीज होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली आप खुद से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ना। अब यहाँ पे पार्टीज बोली है तो पार्टीज लिविंग भी हो सकती हैं, नॉन लिविंग भी हो सकती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसने कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करे तो वो जो सब्सक्रिप्शन उसने शेयर्स खरीदे हैं उसके, वो शेयर्स क्या हैं उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, शेयर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वो किसी व्यक्ति, जीवित व्यक्ति के साथ तो नहीं कर रहा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहा है, वो एक बिजनेस के साथ कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज कम से कम दो नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। तो पहला असेंशियल जो आता है दैट इज देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस। बट व्हाट काइंड ऑफ ऑफर, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रॉपर ऑफर। यानी यहाँ पे प्रॉपर क्या है इस पे ही डिस्कशन है। तो कहता है प्रॉपर ऑफर, पहले ऑफर पे डिस्कस करते हैं। ऑफर प्रॉपर वो है जिसकी टर्म्स मतलब शर्तें, जो आपने कंडीशंस लगाई हैं, जो बातें आपको सामने वाले को माननी पड़ेगी तभी कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा। वो शर्तें आपकी क्या होनी चाहिए, वो सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन मतलब फिक्स्ड होनी चाहिए, वो बदल नहीं सकती। और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर। देखो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो चीज क्लियर नहीं है, जिसमें धुंधलापन है, जिसमें कंफ्यूजन है, वो चीज यहां नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहां पे पार्टी ए ऑफरर है एंड बी यहां पे ऑफरी है। तो ए ने ऑफर करा कार को। अब ए के पास 4 तरह की कार है, उसने ये बी को नहीं बताया। अब बी को लगा कि उसके पास लेट्स से एक मारुति की सस्ती सी कार है और उसके पास टोयोटा की एक महंगी कार है। तो उसे लगा बी को ये तो टोयोटा के बारे में बात कर रहा है, बट रियलिटी में एक किसको बेचना चाह रहा था, मारुति को। तो यहाँ पे शर्तें क्लियर नहीं है। ऑफर देते वक्त आपने क्या ऑफर किया ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि शर्तें जो होनी चाहिए वो फिक्स्ड होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, और वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहां पे पार्टी का इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए, यानी यहां पे वो शर्तें होनी चाहिए जिन शर्तों को लेकर आप लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं। हम आपसदारी नहीं निभा रहे, हम यहाँ सोशल रिलेशन नहीं निभा रहे, हम यहाँ पे तो दूसरे के साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं, जिससे कि कल को अगर वो इस चीज को डिनाई करेगा तो मैं उसे कोर्ट में ले जाऊंगा। तो यहाँ लीगल इंटेंशन कैसे प्रूव होगा, तो मैंने बताया था हम अज्यूम करेंगे जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं सब में आपका लीगल इंटेंशन होता है, लेकिन जितने भी आपके डोमेस्टिक होते हैं, डोमेस्टिक में ऐसा अज्यूम नहीं किया जाता। तो क्या कमर्शियल है क्या डोमेस्टिक है ये तो आपको ऑफर से पता चलेगा। अगर यहाँ ब्रदर ने
सामने ब्रदर को ऑफर करा प्रॉपर्टी के लिए, तो ये डोमेस्टिक नहीं है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी लीगल इंटेंशन के साथ हो रही है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी ऑफर क्या होना चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट भी होना चाहिए। मतलब लेट्स से एक्स ने ऑफर करा वाई को कि विल यू बाय माई कार, मारुति कार। एक्स उस वक्त उसको सुन नहीं रहा था, या इसने लेटर भेजा, वो लेटर इसको रिसीव ही नहीं हुआ, तो ऐसे में ये कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो चीज़ उसको पता ही नहीं है वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। पर तुम बोलोगे ये इलॉजिकल बात क्यों कर रहे हो। देखो इसमें केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का एक केस है, ये आगे चल के आएगा आपका, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस में क्या था, यहाँ पे गौरी दत्त जो था दैट वाज द मास्टर, यानी वो मालिक था, एंड यहाँ पे जो लालमन शुक्ला था वो सर्वेंट था, नौकर था। इसका जो है वो बेटा या नेफ्यू बोल लो वो खो गया था। एग्जैक्टली पूरा केस आपको नहीं पढ़ना है, बस इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि इसका बेटा खो गया या इसका नेफ्यू खो गया, और इसने क्या करा, इसको अपने नौकर को बोला जा मेरे उसको ढूंढ के लेके आ। ये ढूंढने के लिए निकल जाता है सर्वेंट, यानी इसने क्या करा, इसको ऑर्डर दिया गो एंड फाइंड माय नेफ्यू, या फिर सन को ढूंढ के लेके आओ। तो यहाँ पे वो चला गया। इसके जाने के बाद इसने क्या करा, पब्लिकली अनाउंस करा एक रिवॉर्ड, 500 रुपये का रिवॉर्ड डिक्लेयर करा इसने। ये 500 रुपये था, 1000 रुपये था, ये चीज़ें डिफर कर सकती हैं, आप जहाँ से भी इसको पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट केस लॉ मैं नहीं पढ़ा रहा आपको। बट इसने कोई रिवॉर्ड ऑफर करा, लेट्स से 100 रुपये का या 500 रुपये का। ये रिवॉर्ड एक ऑफर है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति किसको ढूंढ के लाएगा, बेटे को ढूंढ के लाएगा या नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा। अब यहाँ पे सर्वेंट ढूंढ के ले आता है उसको। अब सर्वेंट जैसे ही वापस आता है उसको पता चलता है कि इनाम घोषित हुआ है, तो वो जाता है मास्टर के पास और मास्टर को कहता है कि मेरा पैसा दे दो। तो मास्टर उसको पैसा देने से मना कर देता है, कहता है तू तो मेरा नौकर है, तुझे तो मैं वैसे ही सैलरी दे रहा हूँ, तो तुझे मैं क्यों दूँ। तो नौकर कहता है कि नहीं आपने तो डिक्लेयर करा है, तो ये तो एक्स्ट्रा पैसा है, ये तो मुझे मिलना चाहिए, क्या मैं आपके बेटे को ढूंढने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे झगड़ा हो गया और वो कोर्ट केस में चला गया लालमन शुक्ला। देखो एक चीज आपको बता दूं, जब भी केस लॉ होता है तो जिसका नाम पहले होता है वो केस फाइल करता है। तो यहाँ पे लालमन शुक्ला जो था इसको बोला जाता है प्लेंटिफ। क्या बोला जाता है, प्लेंटिफ बोला जाता है। प्लेंटिफ मतलब जो कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करता है, यानी केस फाइल करने वाला, कि केस फाइल करने वाला है। और इसके अलावा ये जो व्यक्ति है इसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट। डिफेंडेंट होता है जो अपने आप को डिफेंड करता है, अपने को बचाने के लिए कोर्ट में बोलता है कि ये जो मेरे पे इल्जाम लगाया गया ये गलत है। ठीक है, तो कल को अगर गौरी दत्त फिर से केस फाइल कर दे लालमन शुक्ला पे, तो इस बार केस को बोला जाता है गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला। ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी जिसका नाम पहले आता है केस लॉ में वो केस फाइल करता है, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। ये प्लेंटिफ जो होता है बेसिकली इज अ पर्सन हु फाइल्स द केस लॉ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोर्ट में जाके केस फाइल करता है, जो स्यू करता है, दूसरे बंदे के ऊपर केस डालता है। एंड जो गौरी दत्त यहाँ पे था वो उसका नाम पीछे है, दैट मीन्स दैट पर्सन वाज डिफेंडेंट। तो लालमन शुक्ला को जब गुस्सा आया और वो जाके क्या कर देता है, कोर्ट में केस फाइल कर देता है। ठीक है, इसके बाद कोर्ट कहता है एक चीज बताओ, क्या जो गौरी दत्त ने आपका रिवॉर्ड जो आपको नहीं दिया, इस रिवॉर्ड का आपको पता था? ये जो ऑफर उसने दिया रिवॉर्ड का, क्या ये ऑफर आपको कभी कम्युनिकेट हुआ? तो यहां पे लालमन शुक्ला बोलता है नहीं, मैं तो तब गया हुआ था। तो यानी यहां पे जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो उसको मानना, उसको एक्सेप्ट कैसे कर लिया गया? आपने तो सुनी सुनाई बात रखी ना, यहाँ पे औरों से सुना और फिर बोला। आपको ऑफर दिया गया था क्या? ऑफर अनाउंस जब किया गया था पब्लिकली हॉल में खड़ा होके, तब सारे नौकर थे, बट लालमन शुक्ला वहां नहीं था। तो उसने बोला तुम में से जो ढूंढ के लेके आएगा। तो यहाँ पे जब ऑफर दिया गया, ऑफर वाज नेवर कम्युनिकेटेड टू द सर्वेंट, हेंस यहाँ पे सर्वेंट ने कभी एक्सेप्टेंस नहीं की उसकी, यानी उसकी एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती। जिसको ऑफर ही नहीं किया गया वो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। तो क्लियरली यहाँ कभी एग्रीमेंट नहीं होगा, कभी एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पे कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इस चीज को कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते, यानी कोर्ट आपको इसमें सक्सेस नहीं देगा। आई बात समझ में?
तो यहाँ पे क्लियरली ये बात कही गई कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो 3 चीजें हमने यहाँ पे बोली कि ऑफर की शर्तें साफ हों, उसमें कोई दोगलापन ना हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बाद में जाके इस पे झगड़े होंगे और फिर झगड़े होंगे तो कोर्ट का टाइम वेस्ट हो सकता है। तो बी क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त शर्तों को क्लियर रखें। इसके अलावा यहाँ पे आपका इंटेंशन लीगल इंटेंशन हो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, यानी आप किसी को मजाक नहीं कर रहे किसी के साथ, ये ऑफर देते वक्त आपका जेन्युइनली उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन है। यू आर नॉट इंटेंडिंग टू फुलफिल योर सोशल और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हस्बैंड ने बालफर वर्सेस बालफर में हमने पढ़ा था, जब हस्बैंड ने वाइफ को ऑफर करा था तो वहां पे उसका लीगल इंटेंशन नहीं था वो ऑफर देते वक्त कि मैं तुझे महीने में खर्चा दिया करूंगा। तो ये चीज जो हो गई पर्टिकुलरली, ये चीज यहाँ पे क्या बोलती है कि आपको लीगल इंटेंशन होना चाहिए ऑफर देते वक्त। अब ये कैसे पता चलेगा? इट डिपेंड्स कि कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियल है या डोमेस्टिक है, ये ऐसा मान लेंगे। फिर इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, यानी जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको बात पता भी चलनी चाहिए और वो अपने आप से नहीं मान सकता। तो इसमें आप कौन सा केस मान के चलेंगे? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। आई बात समझ में? तो ये ऑफर की कुछ आपकी कंडीशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए कानूनी रूप से। फिर एक्सेप्टेंस भी प्रॉपर होनी चाहिए। अब एक्सेप्टेंस प्रॉपर क्या है? तो ये बोलता है एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अभी बात करते हैं इस पे। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए। एक एक करके बात करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? जब आप ऑफर देते हैं कितनी भी शर्तें लगाएं, बट शर्तें थोड़ी साफ रखना। आप बोलो कार सेल कर रहा हूं, कार सेल जो कर रहा हूं वो सेकंड हैंड है और उस कार को डिलीवर करूंगा मैं, लेकिन उस डिलीवरी के चार्जेस लगेंगे एक्स्ट्रा। ये सारी शर्तें उसने पहले ही बता दी, क्लियर रखा। कुछ उसने दोगलापन नहीं रखा कि पहले बोला नहीं डिलीवरी कर देगा और फिर डिलीवरी नहीं करी। तो यहां पे शर्तें सारी क्लियर है। ऑफर में शर्तें लगाई जा सकती हैं, बट जब आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो जैसा सामने वाले ने बोला है वैसा ही एक्सेप्ट करना है, अपनी तरफ से शर्तें नहीं लगा सकते। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जब यूजुअली आप सब्जी खरीदने जाते हैं या मम्मी सब्जी खरीदने जाती है तो वो क्या करती है, यहाँ पे आपका जो सब्जी बेचने वाला होता है वो ऑफर करता है प्राइस लेट्स से 10 रुपये पर केजी। तो मम्मी सामने से बोलती है 9 रुपये पर केजी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो सब्जी वाले का ऑफर था क्या मम्मी ने एक्सेप्ट कर लिया? उन्होंने एक्सेप्ट जो करा है ना, वो कह रही है ठीक है सब्जी दे दो लेकिन 9 की दो। जो उन्होंने वर्ड बोला ना लेकिन, ये लेकिन लगाते ही उन्होंने क्या लगा दी? कंडीशन लगा दी। उन्होंने क्वालिफिकेशन लगा दी, यानी उन्होंने कोई इसमें शर्त ऐड कर दी। और आप जब शर्त ऐड करते हो ना तो यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनल ऑफर की तो कोई वैल्यू नहीं रहती। यहाँ पे मम्मी ने सामने से ऑफर दे दिया, मम्मी ने ओरिजिनल ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं करा, मम्मी 10 पे नहीं मानी, मम्मी ने 9 का बात बोल दी। अब मर्जी है किसकी कि ये जो शॉपकीपर है या जो ये सब्जी बेचने वाला है ये एग्री करे 9 पे, तो अलग बात है। बट ये 10 वाला ऑफर खत्म हो चुका है। अब ये 10 पे बात नहीं कर रहे, 9 पे माने तो ठीक है, नहीं तो वो बेचने के लिए बाध्य नहीं है। कल को मम्मी नहीं बोल सकती तू तो 10 पे बोल रहा था और हमारी 9 पे बात हो गई थी। 9 पे बात हो गई तो अलग बात है, बट जस्ट बिकॉज मम्मी ने सामने से 9 ऑफर करा डजंट मीन सामने वाले ने उसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार ऑफर इधर से गया। इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना, कुछ शर्त लगा के बोलना। तो जब यहाँ पे ओरिजिनल ऑफर दिया गया 10 रुपए का, तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है। ए ने बोला 10 रुपए की सब्जी, तो अगर बी उसको एग्जैक्टली मान लेता है ओके, तो यहां पे ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई। ऑफ कोर्स कंसीडरेशन ही है, सब्जी यहाँ पे कंसीडरेशन है बी के लिए और ए के लिए कंसीडरेशन है पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं, कंसीडरेशन आ गई और लीगल इंटेंशन तो है ही, समाज सेवा थोड़े ना कर रहे, तो टेक्निकली ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे बी इस बात को बोलता है ओके बट एट ₹9, तो ये यहां पे फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यहां पे बेसिकली एक्सेप्टेंस देने की बजाय आपने क्या कर दिया? न्यू ऑफर दे दिया, आपने नई शर्त लगा दी। और शर्त सिर्फ किस में लग सकती है? ऑफर में। एक्सेप्टेंस में कोई शर्त नहीं लगती, जैसा सामने वाले ने बोला अगर आपको मंजूर है तो बोलो, अलग से अपनी शर्तें मत लगाओ।
तुम बोलोगे हम तो रियल लाइफ में ऐसा करते हैं। यस, रियल लाइफ में ऐसा करते होंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली सामने वाला अगर एग्री कर जाए, वो 9 पे एग्री कर जाए, तो उसने 9 पे क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा ना। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला। अगर सब्जी वाला 9 पे मान जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट 10 वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर क्या हुआ, खत्म हो गया, वो 10 वाले की कोई आगे बातचीत नहीं होगी। तो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस हमेशा कैसी होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड, कोई शर्त लगा के ना हो। क्वालिफिकेशन मतलब कुछ ऐड करके, और आपने बिना कुछ ऐड करे बोलना है। अगर आप बिना कुछ ऐड करे बोल रहे हो तो उसको एक्सेप्टेंस मानेंगे, अगर आप कुछ ऐड करके बोल रहे हो तो उसको काउंटर ऑफर मानेंगे। काउंटर ऑफर मींस एक नया ऑफर जो ओरिजिनल ऑफर को काउंटर करता है, यानी उसको टकरा के काटता है। ठीक है, जैसे 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पे चल रही है, तो जो ट्रेन ज्यादा पावरफुल होगी वो दूसरी ट्रेन को टक्कर मार के आगे निकल जाएगी, या दोनों ही गिरेंगी। बट हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ओरिजिनल ऑफर की कोई वैल्यू नहीं रहती अगर एक्सेप्टेंस देते वक्त कोई क्वालिफिकेशन लगा दी, यानी उसे उस रूप में नहीं दिया गया जैसे देना था। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल वैसा जैसे चाहिए था वैसा नहीं दिया। यानी बोला क्या गया कि अगर ऑफर की एक्सेप्टेंस हो तो उसमें कोई शर्त ना लगी हो, वो एब्सोल्यूट हो और उसमें कोई क्वालिफिकेशन ना हो, यानी वो क्या होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, जैसी मांगी वैसी हो और बिना शर्त की हो, तभी उस एक्सेप्टेंस को माना जाएगा, नहीं तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। अब उस काउंटर ऑफर के अगेंस्ट नई एक्सेप्टेंस आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ओरिजिनल ऑफर तो खत्म हो जाएगा, यानी 10 रुपए पे अब कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट भी होना चाहिए, जैसे ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए ऐसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो एक केस लॉ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एक रेलवे का मैनेजर था, वो मैनेजर सारे सप्लाईज वगैरह खरीदने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यानी जो भी मटेरियल वगैरह खरीदा जाता था बिजनेस में वो ये खरीदता था। दूसरा व्यक्ति जो सप्लायर था वो इसको ऑफर करता है कि आप मेरे से कोयला खरीदो। कोल का जो पूरा मैनेजमेंट था किसके हाथ में था, लेट्स से मिस्टर ए के हाथ में। तो बी ने उसको ऑफर करा, बी ने क्या करा, ऑफर करा। ये ऑफर का लेटर उसने भेजा और ये लेटर किसने रीड कर लिया, रेलवे के मैनेजर ने रीड करा और अपने ड्रॉर में रख दिया। यानी ऑफर तो कम्युनिकेट हो गया, ऑफर कम्युनिकेट हो गया, बट ये इसको पोस्ट करना भूल गया। अगर इसको किसी तरीके से पता चलता है कि ऑफर पढ़ लिया गया, लेकिन इसने एक्सेप्टेंस अपनी उसको डायरेक्टली नहीं बताई, यानी ये ड्रॉर में रख के क्या हो गई, बात ए तक ही रह गई, तो ए ने कभी अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करा। ए ने अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करा, यानी क्लियरली यहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यानी ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए। ये बात कौन बोलता है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। और ये वाली बात कौन सा बोलता है, ये रेलवे वाला केस, कि एक्सेप्टेंस भी आपकी कम्युनिकेट होनी चाहिए, यानी जो बातचीत कर रहे हो वो एक दूसरे को बता के करना प्लीज। यहां पे बातों को छुपा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब एक दूसरे के ऑफर्स या एक्सेप्टेंसेस कंप्लीट होंगी कम्युनिकेट होकर। फिर तीसरा पॉइंट आता है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने आपको बोला कि आप हमारा फॉर्म लेके जाएं और इस फॉर्म को फिल करके दे ओनली इन ऑनलाइन मोड, या स्कूल ने ऑफर करा ऑफलाइन मोड में, विंडो पे आके ही आपको देना पड़ेगा, ऑनलाइन कुछ नहीं है। तो आपने क्या करा, इस फॉर्म को ऑफलाइन फिल कर दिया, यानी इसका प्रिंट आउट लिया और उनके विंडो पे पहुंच गए। तो क्या यहां पे जो आपने एक्सेप्टेंस करी, फॉर्म जो दिया, ये एक ऑफर था, इस ऑफर की एक्सेप्टेंस उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से इंस्टीट्यूट ने मांगी थी। यानी ऑफर देते वक्त तो शर्त लगा सकते हैं ना, तो उसने शर्त लगा दी, एक्सेप्टेंस देनी है तो चिट्ठी से देना, एक्सेप्टेंस देनी है तो ऑफलाइन मोड में देना, एक्सेप्टेंस देनी है तो ऑनलाइन मोड में देना, एक्सेप्टेंस देनी है तो कॉल से बताना, लेटर मत भेजना। या कुछ लोग कहते हैं अगर मेरा ऑफर पसंद आया तो मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। तो ये सब मोड जब डिफाइन कर दिए जाते हैं, तरीका डिफाइन कर दिया जाता है। लेट्स से तरीके में क्या आ गया कि आप फॉर्म भरेंगे और इसके साथ साथ 500 रुपए का
फीस भी पे करेंगे 500 रुपए की। तो ये सब प्रिस्क्राइब्ड मोड हो गया, आपको उसी तरीके से प्रिस्क्राइब मैनर में ही उसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं करते तो सामने वाला उस ऑफर से नहीं बंधेगा, वो अपना ऑफर वापस ले सकता है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। यानी कोर्स आपको पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूट बाउंड नहीं है, क्योंकि आपने उनका जो कोर्स है उस तरीके से सब्सक्राइब नहीं करा जिस तरीके से उन्होंने आपको बोला था। जिस मैनर में उन्होंने एक्सेप्टेंस मांगी थी उस मैनर में आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो क्लियरली अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑफर और एक्सेप्टेंस में, ऑफर में जो शर्तें होनी चाहिए वो साफ हो। आप क्लियरली बताएं क्या चीज आप बोलना चाह रहे हैं, शर्तें कितनी भी लगाएं, नो इश्यू। इसके बाद लीगल इंटेंशन होना चाहिए, यानी आप किसी को ऑफर दे रहे हैं चाय का, ये आपका ऑफर लीगल इंटेंशन नहीं क्रिएट करता, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल नहीं है। ये एग्रीमेंट का एसेंशियल हो सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा जाता है कि ऑफर देते वक्त लीगल इंटेंशन होना चाहिए। फिर इसके बाद ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर को कम्युनिकेट होना चाहिए। इसमें हमने कौन सा केस पढ़ा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, यानी आपको ऑफर नहीं पता तो आप उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस की क्या कंडीशंस हो गई, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको, एंड ये उस मैनर में हो जिस मैनर में माना गया। तो क्या होगा अगर आप उसको उस मैनर में नहीं मानोगे, तो सामने वाला बंदा उससे बाउंड नहीं है। फिर इसमें और भी चीजें डिस्कस करने वाली है कि फिर क्या करना पड़ेगा अगर बाउंड नहीं है। तो ये सब आपका चैप्टर नंबर 2 में, ये पूरा चैप्टर है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इस पर पूरी डिस्कशन होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आप अगर ओरिजिनल इक्वेशन याद करें तो मैंने बताया था ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आपका प्रॉमिस बन जाता है, फिर कंसीडरेशन होनी चाहिए, फिर इसमें लीगल इंटेंशन होना चाहिए। तो ये दोनों पढ़ लिए, ये तो असेंशियल हो ही गए। एक असेंशियल क्या हो गया, लीगल इंटेंशन। तो ये लीगल इंटेंशन अभी 2 मिनट पहले ऑफर में ही तो पढ़ा है, ऑफर देते वक्त ही तो लीगल इंटेंशन आता है, तो अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने क्या मान लिया कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में या कमर्शियल एग्रीमेंट्स में आपका लीगल इंटेंशन होता है तो वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाता है, बट डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में कभी भी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते, ठीक है। तो ये चीज है, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज इन सोशल एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट, सच अजम्पशन इज नॉट टेकन। तो वेयर इज इट टेकन, इट इज टेकन इन केस ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। आई बात समझ में। तो ये मैंने केस आपको बता दिया था, टी पे बुलाया, डिनर पे बुलाया, ये एग्जाम्पल मैंने जो कोट किया हुआ है ये उसी चीज को डिस्कस करता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी का मतलब क्या है, पार्टी के पास वो गुणवत्ता होनी चाहिए, वो टैलेंट होना चाहिए, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हो। तुम बोलोगे कैपेबिलिटी का मतलब क्या, मसल्स बनवानी पड़ेंगी, जिम जाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ने कुछ चीजें आपको डिफाइन करी हैं कि कैपेसिटी का मतलब क्या है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज उस योग्य भी हों, वो लायक हों उसके कॉन्ट्रैक्ट करने के। तो एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है? नहीं। एक इंसान जो मेंटली अनस्टेबल है, शराब पी के पड़ा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। एक व्यक्ति जो जेल में है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। एक व्यक्ति जिसके साथ हमारे देश का झगड़ा है, वो हमारा एनिमी है, क्या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। तो ये सब चीजें कवर की गई हैं कैपेसिटी में। हु डज नॉट हैव द कैपेसिटी, ऐसे बंदे जो लॉ ने डिक्लेयर करें। अब इसकी डिस्कशन कहां हुई है, सेक्शन नंबर 11 में। 10 के बाद एकदम सेक्शन 11 आता है, वहां इसको डिटेल में बताया। बट ये बात की कैपेसिटी होनी चाहिए, ये कहां बताई गई है, सेक्शन 10 में ही बताई गई है। तो सेक्शन 10 कहता है पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब लायक होने चाहिए, टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होने चाहिए। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है हु इज लायक, तो यहां पे आता है, कहता है हर वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो मेजर है। मेजर का मतलब 18 साल या 18 से ऊपर है, और इक्वल टू 18, यानी 17 साल और 11 महीने और 30 दिन ये बंदा बच्चा है। लेकिन जैसे ही वो 18 का हुआ, जैसे ही वो 18 से ऊपर है, वो मेजर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ऐसे ही उसका दिमाग जो है वो डिसीजन लेने लायक हो। एक बच्चे का दिमाग कभी डिसीजन लेने लायक नहीं होता, इसलिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इसके अलावा एक व्यक्ति जिसका दिमाग अभी डिसीजन नहीं ले सकता, जैसे ड्रंकन पर्सन, ऐसे व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
ये सब चीजें चैप्टर नंबर 3 में है, डोंट वरी, मैं सब डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि ये डिटेल में वहां आएंगी। यहां पे सिर्फ हमें इतना पढ़ना है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मेजर कर सकता है, तो कौन नहीं कर सकता? माइनर नहीं कर सकता, क्योंकि माइनर के पास, माइनर मतलब बच्चा, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। वो ऑफर भी दे प्रॉपर, एक्सेप्टेंस भी करे, ऑफर को कम्युनिकेट भी कर दे, एक्सेप्टेंस भी एब्सोल्यूट दे, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सारी चीजें इक्वेशन में बिल्कुल सही रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं होगा। लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मानेगा नहीं। यानी कल को आपने उससे कोई पेपर पे साइन भी करा लिया तो उसकी नो वैलिडिटी, वो लीगली एनफोर्स कोर्ट में नहीं होगा। और क्योंकि वो लीगली एनफोर्स नहीं होगा, वो क्या रह जाएगा? सिर्फ एग्रीमेंट। देखो, आपको पता है एग्रीमेंट को लीगल एनफोर्सेबिलिटी जब मिलती है, यानी लीगल इंटेंशन मिलते हैं, तो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और एनफोर्स हो सकता है। एनफोर्स मतलब उसके तहत आप मदद मांग सकते हैं कोर्ट के अंदर जाके। तो एक एग्रीमेंट तो माइनर के साथ हो गया, समझौता हो गया, बट समझौते को कभी लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं मिलेगी। भले ही आपका लीगल इंटेंशन है, आप माइनर के साथ प्रॉपर्टी डील कर रहे हो, बट कोर्ट कहेगा इसको एनफोर्स नहीं करा सकते, सॉरी। यानी यहाँ पे लीगल इंटेंशंस होने के बावजूद भी इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास कैपेसिटी नहीं है। नेक्स्ट कम्स दैट पर्सन इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर के अलावा मैंने साउंड माइंड बताया, जैसे ड्रंकन हो गया, पियक्कड़ बंदा हो गया, या बंदा जो बचपन से ही इडियट है। अब इडियट वर्ड लॉ ने ही यूज़ किया है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे भी यूज़ करना पड़ रहा है। यानी जैसे कुछ बच्चे बचपन से ही क्या होते हैं, उनका दिमाग डिसीजन लेने लायक नहीं होता, उनको समाज में अच्छा क्या है बुरा क्या है ये चीज़ों का नहीं पता, तो टेक्निकली दे आर नॉट अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे व्यक्तियों के साथ अक्सर गलत हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आकर लोग इनकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती खरीद सकते हैं, इसीलिए लॉ ने इनको कॉन्ट्रैक्ट करने से अलाउ ही नहीं करा है। ठीक है, तो कौन करता है इनके बिहाफ पे? इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी व्यक्ति जिसके पास पावर है, जैसे बच्चे केस में उसके पेरेंट्स। अब एक बच्चा है, वो किसी शॉर्ट टेलीविजन सीरियल में काम करता है, तो ऐसे केस में वो खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है क्या? नहीं, उसके पेरेंट्स कर रहे हैं। कोई गेम में बच्चा जा रहा है, पैसा जीत के ला रहा है, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? नो, ही इज बेसिकली डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे ये बंदे खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देन कम्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको लॉ ने डिसक्वालीफाई कर दिया, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। देखो, बाकी दो को तो बचाने का एक कारण है, इनसे लोगों को बचाने का एक कारण है, डिसक्वालीफाई कर दिया इनको। मतलब जैसे कन्विक्ट, कौन होता है कन्विक्ट? कन्विक्ट होता है जो बंदा जैसे जेल में है, ये व्यक्ति किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि एक एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक्टर जेल चला गया, ठीक है, तो क्या वो और मूवीज साइन कर सकता है? वो और मूवीज साइन नहीं कर सकता। ही इज नॉट अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जो पहले मूवीज उसने साइन करी है वो कंटिन्यू कर सकता है कोर्ट की परमिशन के बाद, लेकिन जो जिस वक्त वो कोर्ट में है, ही इज कन्विक्टेड, ही कैन नॉट एंटर इनटू एनी न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा जैसे कि इंसॉल्वेंट, कंगाल बंदा, कंगाल बंदे को क्यों मना कर दिया? इससे क्या बचाने की जरूरत पड़ गई लोगों को? इससे इसलिए बचाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि ये कंगाल है और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उधार लेगा, औरों का नुकसान करेगा, पैसा तो उसको देना नहीं। तो लॉ कहता है जब तक आप कंगाल हो, कोर्ट को हैंडल करने दो, आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों के पास कैपेसिटी नहीं होती, वो हक नहीं होता, वो टैलेंट नहीं होता उनके अंदर। अगेन आई एम रिपीटिंग, टैलेंट एक जनरल कमेंट है मेरी तरफ से, इसका कोई मतलब नहीं है, बट एक तरह से उसके अंदर वो गुण नहीं है जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। पहले 2 केसेस में, माइनर के केस में और अनसाउंड माइंड, देखो साउंड माइंड कौन है? जिसका दिमाग सही है, तो अनसाउंड माइंड कौन हो गया? जिसका दिमाग सही नहीं है। तो कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? एक मेजर बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यस। क्या एक साउंड माइंड का बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस। तो कौन नहीं कर सकता है? तो मेजर का उल्टा क्या होता है? माइनर, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। साउंड माइंड का उल्टा कौन होता है? जिसका माइंड सही नहीं है। साउंड का मतलब यहाँ पे होता है गुड, सही, अच्छा। तो अनसाउंड मतलब जिसका दिमाग अच्छा नहीं है। अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा लॉ में क्या डिस्क्वालीफाइड है? कन्विक्ट, इंसॉल्वेंट, ये बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमारे देश का झगड़ा चल रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो ये 3 टॉपिक आपके हुए हैं। प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए,
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए एंड पार्टीज के अंदर कैपेसिटी भी होनी चाहिए। नाउ लेट्स गो डाउन टू द फोर्थ पॉइंट, लॉफुल कंसिडरेशन। इक्वेशन में ही पढ़ा है कि लेन देन तो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक व्यक्ति ने क्या करा, किसी व्यक्ति को बोला कि आई विल सेल माई कार, उसने कहा ओके दे दे, तो इसने क्या दिया बदले में? कुछ नहीं दिया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। कहता है आपके यहाँ पे कंसिडरेशन भी होनी चाहिए और वो कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या है कि वो कानूनी रूप से बैन नहीं है। एन एग्रीमेंट मस्ट कंटेन लॉफुल कंसिडरेशन। कहता है लॉफुल क्या है, इस लॉफुल को डिफाइन करा है, कहता है जो कि लॉ द्वारा बैन नहीं है। फॉरबिडन मतलब डिसअलाउड या बैंड, वो लॉ द्वारा बैंड नहीं है। जैसे कि किसी को किल करने के लिए आप ऑफर नहीं दे सकते। क्या होगा, ए ने कहा बी को कि आई विल किल योर एनिमी सी, सी इसका एनिमी था, एनिमी ऑफ बी। इसने ऑफर करा आई विल किल सी, उसने कहा ओके 1 लाख रुपीस दे दूंगा। तो ये ऑफर जो है, ये ऑफर ही तो, प्रॉमिस ही तो क्या बनता है इसके लिए? कंसीडरेशन। मैंने ये पहले सिखाया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। तो ये कंसीडरेशन लॉफुल है क्या? ये कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है। पहली बात तो कंसीडरेशन होनी चाहिए और है भी तो लॉफुल होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज आप ऑफर नहीं कर सकते कंसीडरेशन के तौर पे जो चीज इलीगल है या जो चीज लॉ द्वारा मना है। अगर एक वक्त पे प्लास्टिक बैन हो गई तो आप प्लास्टिक का ऑफर किसी को नहीं दे सकते। एक समय में अगर किसी का मर्डर या फिर किसी को स्लैप करना या हेलमेट, क्या कहता है, आपने किसी को पैसा दिया कि रेस कर इस पे हेलमेट पहने बिना, तो ये ऑफर गलत है। बिकॉज हेलमेट पहने बिना अगर आप किसी को बोल रहे हो कि रेस कर, दैट इज अगेंस्ट द लॉ। इसके बाद किसी को धोखा देने की नीयत से आपने कोई कंसीडरेशन यहाँ पे ऑफर की गई है। व्हाट डू यू मीन बाय धोखा देने के इंटेंशन से? देखो, फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है? किसी को डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देने की नीयत से। यहाँ पे एक केस ले लेते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट्स होते हैं। एयरपोर्ट समझ में आता है, एप्पल के ओरिजिनल एयरपोर्ट्स, बट ये ओरिजिनल नहीं है। ये बात किसको पता है? ए को पता है। ए नोज दैट पॉड्स आर फेक। तो ये जो कंसीडरेशन है, ये कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है, क्योंकि ये किसी के साथ फ्रॉड करने की नीयत से ऑफर किए जा रहे हैं। एंड तीसरा पॉइंट आता है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या इमोरल। कोई चीज जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, पब्लिक के अगेंस्ट जाती है, वो भी अलाउ नहीं करेंगे। आप अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पूरा डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए उसको लर्न कर लीजिए। बट इमोरल के थ्रू मैं इसको समझा सकता हूं थोड़ा सा, कि जैसे ए ने ऑफर करा बी को गो डिस्ट्रॉय एज कार, तो ये चीज गलत है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ए ने बी को ऑफर करा कि ब्रेक योर मैरिज विद सी, आई विल पे यू 10 लाख रुपीज। अब ये हस्बैंड वाइफ थे, इसको बोला अपना शादी तोड़ दे और मेरे साथ आ जा। इट इज इमोरल। किसी की शादी तोड़ना इज रॉन्ग, इमोरल है, ये पब्लिक के अगेंस्ट जाती है। इसके अलावा कोई और ऐसा एग्रीमेंट जो पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, गन्स बेचना, ये सब चीजें आपकी लॉफुल नहीं है। तो याद रखना कंसिडरेशन होनी चाहिए और है भी तो लॉफुल होनी चाहिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पार्टीज प्रॉपर ऑफर देंगी, फिर प्रॉपर एक्सेप्टेंस देंगी उसकी, कि लीगल इंटेंशन होगा, ये तो टॉपिक इजी है। इसके अलावा कैपेसिटी होनी चाहिए और कंसिडरेशन होनी चाहिए। बट कैसी कंसिडरेशन? लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। आई होप इतना समझ में आता हो। फिर आता है कि पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त फ्रीली अपनी कंसेंट दे रही हो। वो जो एक्सेप्टेंस है ना उनकी, वो दबाव में आके ना ली जा रही हो। तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस प्रॉपर है, उसने कहा ठीक है ले लूंगा, कम्युनिकेट भी कर दिया। एक्सेप्टेंस प्रॉपर होने से कुछ नहीं होता, प्रॉपर के साथ साथ वो कंसेंट अपनी जो दे रहा है ना, जो अपनी हामी भर रहा है, वो फ्री भी हो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चलो इसको पढ़ते हैं। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, आई विल परचेज योर होम, उसको घर नहीं बेचना था। इसने क्या करा? मना कर दिया। उसने फिर से ऑफर करा और उसने क्या बोला? इस बार गन रख दी, गन पॉइंट पे ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया। अब इसने बेचारे ने बोला ओके आई विल सेल,
फॉर 10 लाख रुपीज, प्रॉपर पैसा दिया, इनफैक्ट ज्यादा बढ़ा के दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर गन पॉइंट को प्रूव जब तक नहीं किया जाता, यहां पे जब तक बी बेचारा जाके प्रूव नहीं करता कि मेरे साथ गलत हुआ है, तब तक लॉ की नजर में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। देखो ऑफर हुआ बकायदा, ऑफर की एक्सेप्टेंस भी हुई, ऑफर भी कम्युनिकेट हुआ, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हुई, ऑफर में जो शर्तें थे वो भी क्लियर थी, एक्सेप्टेंस में जो शर्तें हैं वो कोई लगाई नहीं गई, यानी एब्सोल्यूट जैसा बोला गया वैसा किया, जिस मोड में कहा वैसा किया गया। यहाँ तो मोड बोला ही नहीं है, सामने के सामने बातचीत हो रही है, मोड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, तो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बट आप देखो यहाँ पे एक पॉइंट जो रिस्की हो गई, दैट इज द गन पॉइंट। यहाँ पे किसी के साथ फिजिकली प्रेशर डालकर, किसी को डरा धमकाकर ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया, यानी उसकी जो कंसेंट थी, यानी उसकी जो एक्सेप्टेंस थी वो फ्री नहीं है, वो यहाँ पे फोर्स्ड है, यानी जबरदस्ती कराया गया है। तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट। कहता है कंसेंट फ्री कब होगी, जब वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होगी, यानी आपने किसी पे फिजिकल प्रेशर डालकर वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया, डरा धमकाकर करवाया, तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो फ्री कंसेंट कहाँ है, जहां पे कोर्शन नहीं है। कोर्शन का मतलब क्या है, फिजिकल प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा दिमागी प्रेशर डालकर, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो, जरूरत नहीं है पर ऑपरेशन करा लो, बेचारे ने कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, बाद में पता चला उसको कि ये तो डॉक्टर मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसे केस में इसको कहाँ पे डाल दिया जाएगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में। और फिर इसके बारे में क्या होगा, ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट चैप्टर नंबर 5 है, देखो पॉइंट नंबर भी 5 है और यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है। मैंने सारे पॉइंट इतने ब्यूटीफुली फ्रेम करे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चैप्टर नंबर 4 आपका कौन सा है, कंसिडरेशन, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 ही है। इसके बाद कैपेसिटी चैप्टर नंबर कौन सा है, 3rd है, वही मैंने डाला है। और लीगल इंटेंशन और चैप्टर ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर के साथ ही लीगल इंटेंशन आता है, ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर्स हैं अपने आप में, सबको पढ़ना है हमने। फिर फ्रॉड तो पता ही है, किसी को झूठ बोलना ये भी गलत है, क्योंकि फ्रॉड में उसकी इंटेंशन क्लियर नहीं है, कि अगर उसको फ्रॉड का पता होता तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में ना आता, अगर उसको पता है एयरपोर्ट्स फेक हैं तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ना करता। तो यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, उसकी कंसेंट जो ली गई वो फ्रॉड करा के ली गई। इसके साथ साथ गलती से झूठ बोल दिया हमने, ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। ऑफ कोर्स इनकी डिस्कशन कहाँ करेंगे हम बाद में। मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक भी ये टॉपिक है इसमें। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पस भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब लॉफुल क्या है, तो फिर से कंसिडरेशन वाला ही टॉपिक आ जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल का मतलब क्या होता है, पहली बात तो वो डिक्लेयर्ड फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होनी चाहिए, वो फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए, और वो इमोरल नहीं होना चाहिए, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन आपकी क्या होनी चाहिए, लॉफुल। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पस, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, पर्पस, वो भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट ऑलरेडी कंसिडरेशन के साथ आ ही गया है, बस वहां पे लेन देन की चीज लॉफुल होनी चाहिए, यहाँ पे नियत, कॉन्ट्रैक्ट करने की जो नियत है वो लॉफुल होनी चाहिए। अगर आप किसी को मारने के लिए बात कर रहे हो तो यहाँ पे सामने से 10 लाख तो वैलिड लग रहे हैं, 10 लाख तो कोई लॉफुल अनलॉफुल नहीं है। ये किसी को मारने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, गलत है, क्योंकि इसका पर्पस ही गलत है, ऑब्जेक्ट ही गलत है। कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। X offers to let Y use his flat for gambling. X ने Y को उसका जो फ्लैट है वो गैम्बलिंग यानी सट्टे के लिए यूज करने के लिए अलाउ कर दिया। अब इसके लिए वो 5,000 पर मंथ चार्ज करता था उसको। इसको पता है कि यहाँ सट्टा खेला जाता है, सट्टा इलीगल है। वो पर्पस, जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पर्पस गलत है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे A ने अलाउ करा अपना फ्लैट B को कि वो औरों के साथ क्या खेल सके, सट्टा खेल सके, गैम्बलिंग कर सके। ये बात क्या A को पता है, यस पता है, ऐसा हमने यहाँ पे बोला। तो इस फ्लैट को देने का जो पर्पस है, देखो कंसिडरेशन वैलिड है, इसको 5,000 रुपए मिल जाएंगे, ये भी वैलिड है। एक बात बताओ, A और B का ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो सिर्फ, तो क्या यहाँ पे A जो फ्लैट ऑफर कर रहा है वो गलत है, या जो 5,000 दिए जा रहे हैं वो गलत है? कंसिडरेशन तो लॉफुल ही है ना। क्या गलत हो गया यहाँ पे, पर्पस गलत हो गया। यहाँ पे जो आगे गैम्बलिंग खेली जाएगी वो अनलॉफुल है। बट A की क्या गलती है इसमें? A की गलती ये है कि A ने जिस पर्पस के लिए फ्लैट दिया है वो पर्पस गलत है, और ये बात A को पता है। ठीक है,
तो यहाँ पे सेम रूल जो लॉफुल कंसिडरेशन में था वही आएगा। तो क्या 5,000 रुपये वो रिकवर कर पाएगा अगर कल को बी उसको पैसा ना दे? बी कहता है ठीक है हम सट्टा खेल के जा रहे हैं, अब तेरा फ्लैट का पैसा नहीं दे रहे। तो ए जाएगा कोर्ट में कि सर मेरी मदद करो जज साहब, इसने तो मेरे पैसे ही नहीं दिए, मैंने तो उसे सट्टा खेलने के लिए फ्लैट दिया था। तो जज साहब कहेंगे प्लीज़ आप कॉर्नर में हैं, आपको हम अरेस्ट करते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, ये जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ये यानी पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट का, ये लॉफुल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये असेंशियल्स ही में नहीं आता। यानी आपका जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का वो कानूनी रूप से अलाउड होना चाहिए। ओके, फिर कुछ टॉपिक 3 रह गए हैं, छोटे छोटे फटाफट से डिस्कस करते हैं। कहता है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो एक्सप्रेसली लॉ ने मना करे हैं, ये नहीं कर सकते। वॉइड का मतलब ये एग्रीमेंट तो प्रॉपर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर उनको आंखें बंद करके, जैसे हॉर्स होता है ना, उसके आंखों के आसपास बंद करने के लिए कपड़ा लगा देते हैं कुछ, जिससे कि वो इधर उधर ना देखे और अपने रास्ते पे फोकस करे। ऐसे अगर आंखें बंद करके देखो तो ये एग्रीमेंट्स जो आगे बताने वाला हूं, ये एग्रीमेंट सही है, बट कहीं ना कहीं लॉ इनको पहचानता है कि लोगों को दिक्कतें हुई हैं इनसे। तो लॉ ने इनको कहा ठीक है, ये सब चीजें जो मैंने ऊपर पढ़ाई, इसके बावजूद भी अगर हमें लगता है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो अलाउड नहीं होने चाहिए, तो हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। जैसे माइनर को अलग कर दिया था उन्होंने, ऐसे ही कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है, जिनको अलग से गलत डिक्लेयर किया गया है। जिसमें पहला आता है कि आप किसी को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, आपका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। वो आप कहीं भी जाके, बंदा बोल रहा है मेरे एरिया में आके तो रेडी नहीं लगा सकता, ऐसा एग्रीमेंट किसी के साथ गलत है। कह रहा ले पैसे ले और निकल यहां से, तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। हाँ, कुछ हद तक वैलिड होता है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऐसे किसी को शादी करने से रोकना, ये भी गलत, कि ले पैसे ले बट उससे शादी ना करियो, ऐसे एग्रीमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे कल को लेडी क्या करती है, शादी नहीं करती है, कहती है पैसा दे दे, तो लॉ क्या बोलेगा, ये एग्रीमेंट ही है बेटा, ये कभी लीगली एनफोर्स नहीं होगा, क्योंकि हमने तो मना किया था आपको करने के लिए, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो आप इसे एनफोर्स नहीं कर सकते। आपका पैसा लेके बंदा भाग गया, धोखा देके भाग गया। ए बोलता है बी को कि मेरे से शादी कर लियो, मैं तो 1,000 रुपये दे देता हूँ, 1,00,000 रुपये, और अपने इस वाले रिश्ते को मना कर दे। वो बेचारी मना कर देती है और वो शादी करने से मना कर देता है और पैसे भी नहीं देता। तो क्या यहाँ पे बी रिकवर कर पाएगी इसको? नहीं, क्योंकि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे मैरिजेस रुकवाई जाएं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स या ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने योग्य भी होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कहता है आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ए ने बोला बी को कि आई विल ब्रिंग योर डेड वाइफ बैक टू लाइफ, तुम्हारी जो वाइफ मर चुकी है उसको मैं जिंदा कर दूंगा। एक तांत्रिक ने बोला कि मुझे 10,000 रुपये दे दे, मैं तेरी वाइफ को जिंदा कर दूंगा। बाद में क्या हुआ, वो लेके आया, उसकी वाइफ जिंदा नहीं हुई, वो पैसे लेके भाग गया। तो यहाँ पे ओरिजिनली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता था। इसके अंदर जो प्रॉमिस हुआ है ना, वो प्रॉमिस कभी परफॉर्म नहीं हो सकता था। एन एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म होने योग्य भी होना चाहिए। एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड, कोई ऐसा काम जो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। जैसे कि ए ने बी को बोला कि आई विल सेल यू राइस, चावल बेचूंगा, जो शिप आ रही है कहां से, चाइना से। एक चाइना से आने वाले 15 दिन के अंदर शिप आएगी और शिप में जो चावल होंगे सारे मैं तुझे बेच दूंगा। हम मर्केंटाइल लॉ की बात कर रहे हैं ना, यानी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो शिप में चावल आएंगे इतने टन, वो सारे मैं तुझे बेच दूंगा। अब शिप रास्ते में डूब गई, तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म दिस प्रॉमिस। जो ए ने प्रॉमिस करा राइस का, ये कभी परफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो वाइड हो गया। यानी इसमें कोई एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी। बी अपना पैसा अगर कुछ एडवांस दिया है तो बस वो रिकवर कर लेगा, बट ये उसे फोर्स नहीं कर सकता चावल ला के दे मुझे। वो जब परफॉर्म हो ही नहीं सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म, ये कॉन्ट्रैक्ट में कोई वैलिडिटी अब नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट वही करना जो आपका परफॉर्म हो भी पाए। अगर आपको पहले से पता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अलाउड ही नहीं होगा, ये एग्रीमेंट ही रह जाएगा, कभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा जरूरी है समझना।
कभी कभी आप क्या करते हो, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जैसे प्रॉपर्टी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करा, तो ये लिखित में होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को प्रॉपर्टी बोल के नहीं बेच सकते, लिखित में होनी चाहिए। विल प्रॉपर लिखवाई जाती है, स्टैम्प ड्यूटी पे करी जाती है, इसके साथ साइन करवाए जाते हैं पार्टीज द्वारा, इसके द्वारा स्टैंप लगाई जाती है तहसील द्वारा। तो ये सब जो है लीगल फॉर्मेलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट सब वैलिड है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है, स्टैंप नहीं लगी हुई। चेक प्रॉपर साइन कर रखा, चेक भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, चेक प्रॉपर कर लिखा हुआ है, सब चीज लिखी हुई है, अकाउंट डिटेल भी सही है, बट क्या है उसमें साइन नहीं कर रखे या पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई डिफेक्ट है। क्या है? कोई डिफेक्ट है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना जरूरी है। अगर कोई कानूनी रूप से फॉर्मेलिटीज बची हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी, तो उनको जब तक आप फुलफिल नहीं करोगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं वैलिड होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता। एक बिना साइन करा हुआ अगर आप क्या कहते हैं चेक लेके जाएंगे बैंक में, तो बैंक उसको एनकैश नहीं कराएगा, बैंक बोलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने पॉइंट पढ़े, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लीगल इंटेंशन होना चाहिए, पार्टी के साथ पार्टीज के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए और लॉफुल होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट पर्पस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। अब लॉफुल की डेफिनेशन दोनों में सेम है। कंसेंट, किसी की एक्सेप्टेंस फ्रीली हो, दबाव में ना हो, और कोई ऐसा एग्रीमेंट मत करना जो लॉ ने मना कर रखा है, वॉइड डिक्लेयर्ड हो, और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी हो पाए, और इसके साथ साथ फॉर्मेलिटीज वगैरह भी पूरी कर लेना। ये सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें असेंशियल्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को करने की। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट्स कितने तरह के होते हैं। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।